नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आपसे चंबल के किस्सों पर बात करने के लिए। चंबल में कहते हैं कि चंबल का पानी जैसे कभी नहीं सूखता, उसी तरह नहीं सूखते हैं चंबल में किसी के रिश्ते। रिश्तों में एहसान चुकाने के लिए पीढ़ियां कुर्बान हो जाती हैं, जिसमें एक घर और छत देने की कीमत लोग अपने खून से चुकाते हैं। और यही चंबल में रवायत भी रही है कि डकैत की मौत के साथ उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर आगे जो डकैत बनता है उस गिरोह का सरदार, वो कहानी उसकी चलती है। लेकिन चंबल का राजा मान सिंह एक अलग ही कहानियों के साथ था। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके साथ चली गई, जिसमें से एक चंबल की वो रवायत कि कभी किसी को, किसान को, महिला को या तमाम लोगों को परेशान नहीं करना है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ सुना हुआ किस्सा नहीं, ये उन किताबों में दर्ज है जिनको अगर आप चाहेंगे तो मध्य प्रदेश की जो पुलिस हिस्ट्री है उससे लेकर टीसी भादुड़ी की किताबों में भी आपको मिलेगी कि चंबल में किस तरह के कानून, किस तरह के नियम डाकुओं के लिए राजा मानसिंह ने तय किए थे। लेकिन राजा मानसिंह तो उस गोली का शिकार बन गए जो गोविंद बहादुर थापा की गन से निकली थी। अपने मारने वाले को भी मारकर राजा मानसिंह की कहानी खत्म हो गई, ऐसा लोगों ने सोचा, जैसा अमूमन होता है। लेकिन जैसा पिछली बार मैंने बताया था कि जब राजा मानसिंह की लाश को लेकर भागने की कोशिश करते हुए रूपा ने उसको कई किलोमीटर तक खींचने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से पुलिस का दबाव था और आखिर में उसको छोड़ना पड़ा। तो एक ही जो पुलिस वालों की जहन में याद थी, जो उसने चिल्लाकर कहा कि मैं खून का बदला खून से लूँगा, और इसके साथ रूपा वहाँ से निकल भागा। मानसिंह के बाद मानसिंह की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद चंबल में एक अजीब सा गैंग निकला जो उसके बाद जो भी लूट करता, जो भी डकैतियों की सीरीज़ होती, जो भी एक कत्ल की कहानियाँ चलती, उसमें हर एक के बाद वो राजा मानसिंह की जय बोलता है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मानसिंह के साथ उसका बेटा सूबेदार वहीं मर चुका था। 2 बेटे पहले मर चुके थे, जसवंत सिंह और धनवंत सिंह, और तहसीलदार सिंह जेल में था। नवाब सिंह उस गिरोह में दिखता नहीं था क्योंकि उसकी उम्र इतना बड़ी हो चुकी थी, जो उसका भाई था। तो ऐसे में कौन था जो चंबल में मानसिंह की मौत के बाद भी मानसिंह का नाम जिंदा रखना चाहता था? और तब चंबल के बीहड़ों से ये आवाज़ आई कि वो रूपा महाराज, रूपा पंडित, या नीली आंखों का खूबसूरत सा शैतान, यही नाम दिया था उसको के.एफ. रुस्तम जी ने। जी हाँ, बीएसएफ के जिन्होंने स्थापित की थी बीएसएफ, उसने जब आईजी, उस समय यही सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी और मध्य प्रदेश नया बना हुआ राज्य था। 1956 में उसको बनाया गया, 50 में, और कई राज्यों को मिला के जो उस समय के रियासतें थी उनको मिलाकर बनाया गया। और के.एफ. रुस्तम जी को डाकों की समस्या को हल करने के लिए भेजा गया। कुछ चूँकि रिकॉर्ड्स की बात हो जाए, कहानियाँ तो है ही कि जब मानसिंह की मौत हो गई तो लगा कि जैसे पहले मानसिंह मारा गया, उसके बाद सुल्तान सिंह का गिरोह भी मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन सिलसिला थमा नहीं। 39 मुठभेड़ें हुई, 53 डाकू मौत की नींद सुला दी गए, 264 गिरफ्तार हुए। 1956 में भी 16 डकैत मारे गए, 181 बंदी हुए, लेकिन डकैत भी पीछे नहीं थे। 1956 में ही डकैतों ने 150 हत्याएं की, 309 डाके डाले, 92 में लूट की घटनाएं दी और 74 लोगों का अपहरण किया। 57 में जब मध्य प्रदेश राज्य गठित हुआ तब 1 दर्जन से ज़्यादा गिरोह उस समय विचरण कर रहे थे। इस सब गिरोह की कहानी भी इसलिए है क्योंकि जब तक राजा मानसिंह था तो जो ज़्यादातर लोग थे, जो उस समय गिरोह में लोग थे या जो चंबल के बड़े से बड़े डाकू थे, वो सिर्फ राजा मानसिंह के गिरोह में रह सकते थे, यानी उसके गैंग में थे। उसके बाहर उनके पास एक छोटे छोटे गैंग थे, वो कभी मानसिंह की इजाज़त पर ही अपने तौर से डकैती या इस तरह की चीज़ें कर सकते थे। लेकिन अब जब मानसिंह नहीं रहा तो उसके बाद मानसिंह का रूपा, लाखन, फिरंगी, अमृतलाल, कल्ला, पहाड़ी, गुजर, पाना, हुजूरी, यानी अमृतलाल, ये तमाम लोगों के गैंग अलग अलग हो चुके। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे जिनकी संख्या लगभग 300 से 400 ज़्यादा। और जब के.एफ. रुस्तम जी आए तो उसने सबसे बड़ा काम किया, चूँकि इसको बहुत अच्छे से लिखा भी है। मैं बार बार उन लोगों का नाम इसलिए लेता हूँ जो राइटर्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, क्योंकि ये उनका ऋण है कि हम उनको याद रखें, हम उनको ये बताते रहें आने वाली पीढ़ियों को कि किन लोगों ने इन पूरी
चीज़ों को दर्ज किया ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे सबक लेते रहें। इतिहास सिर्फ सबक लेने की चीज़ें हैं। किस्से कहानियाँ सिर्फ ये नहीं कि आपके मनोरंजन के लिए हो, ये आपको आने वाली रास्तों के बारे में बताती हैं और जो रास्ते आपके पूर्वजों ने तय किए उनका भी पता देते हैं। अब कहा जाता है इसमें बहुत सारी कहानियाँ थी, जिसमें से एक सिर्फ हुजूरी सिंह जो भतीजा था लाखन का, फिरंगी का बेटा, वो सिर्फ इज्जत लूटता था महिलाओं की अपने गैंग के साथ। उसने पता नहीं कितनी महिलाओं की इज्जत लूटी, जबकि मानसिंह के रहते हुए ये संभव नहीं था। लेकिन उसके बाद चूंकि गिरोह अपना हुआ 1900 मध्य प्रदेश पुलिस, मैंने आपको कहा हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश पुलिस आपको मिल जाएगी जब आप उसमें पढ़ेंगे। पूरा एक लंबा डॉक्यूमेंट से जब से मध्य प्रदेश के बारे में, ठगों पिंडारियों और तमाम के बारे में, ये सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस का लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया था कि सन 57 में यहाँ सिविल प्रशासन लगभग समाप्त हो गया। रूपा हत्याएं करने में, लाखन चोट वसूली करने में, गब्बर नाक काटने, हुजूरी व पन्ना औरतों की इज्जत लूटने में लगे थे। पुलिस के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी की घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। डाके के डर से गांव वाले घर छोड़कर झुंड में झुंड रात बिताया करते थे। बीहड़ों में 24 मार्च 1957 को गांव गुड़ा थाना में पन्ना ने 8 ब्राह्मणों की मौत के घाट उतार दिया। तहलका मच गया। पुलिस की समीक्षा ऊपर तक पहुंची तो हल्ला हो गया और तब ये वीएन घाटे के नेतृत्व में, यानी जो पुलिस महानिरीक्षक थे पूरे इलाके में, उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन कमांड चलाई गई। लेकिन 60 डाकुओं को ढेर करके 57 के दिसंबर तक 263 को गिरफ्तार भी किया गया। तब ये डाकुओं का आतंक खत्म नहीं हुआ। उसी समय खुर्रम फारूक रुस्तम जी, KF रुस्तम जी ने इस पुलिस की कमान संभाली और इसी साल हुजूरी और हथवा काची के एनकाउंटर किए गए। लेकिन तब भी रूपा, लाखन, पन्ना, गब्बर इनका सर था। अब आपको मैं उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिस पर आज काम। मैंने ये सिर्फ आपको ये बताया कि उस वक्त का क्या हालात था जब मानसिंह के जाने के बाद चंबल के बीहड़ों में हर तरफ गैंग उभर आए। लेकिन तब भी चंबल में सबसे बड़ा गैंग, जिसको KF रुस्तम जी ने फिर बाद में एक लिस्ट बनाई, जैसे आपने अगर मोंटे क्रिस्टो पढ़ा हो तो उसमें मोंटे क्रिस्टो की डायरी थी, उसमें जो अपने एनिमीज़ के नाम लिखता था, उसी तरह की एक डायरीज़ KF रुस्तम जी ने एक पन्ने पर नाम लिखे। उसमें 16 डकैतों के नाम थे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्लिप भी दिखा सकूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप उसको देखें। और चूँकि मैं इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ उन सब चीज़ों को, नहीं तो मैं इसमें भी ऐड कर सकता था। तो शायद इस पूरा, अभी कल हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि वो मदद कर सकते हैं हमारे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लिस्ट है जो उनकी टेबल पर, जो उन्होंने ग्लास की टेबल रखी हुई थी, ये आप लिस्ट देख रहे होंगे। ये एनिमी नंबर 1 से शुरू किया गया और जिस एनिमी को वो ख़त्म कर देते थे उसको लाल लाइन से काट देते थे। तो ये वो दस्तावेज़ है जिसको इतिहास के पन्नों में। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका था? वो नाम था रूपा महाराज उर्फ रूपा पंडित। तो चलिए आज के किस्से में हम लोग रूपा पंडित की तरफ चलते हैं, जो चंबल का एक ऐसा अचूक निशानेबाज था जिसके बारे में लिखा गया, KF रुस्तम जी तक ने लिखा कि उसका निशाना एक स्नाइपर की तरह था, यानी एक गोली एक निशाना कितनी दूर तक खड़े हुए। और उसको उस समय की सबसे अत्याधुनिक राइफल, टेलीस्कोपिक राइफल उसके पास थी, जिसको लेकर चंबल के बाहर पुलिस वाले भी जिसकी उस राइफल से ईर्ष्या क्या करते थे। और उस राइफल को हासिल करने के लिए उसके लिए कितने पैसे और कितने गैंग डकैतियाँ डाली गई, वो भी एक इतिहास है अलग पन्नों में। हम शुरू करते हैं कि चंबल के बाद बीहड़ों में मानसिंह की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि आखिर मानसिंह के बाद कौन? चंबल के बीहड़ों का राजा मानसिंह, पुलिस हो सरकार हो, हर किसी के लिए राजा मानसिंह का कद कानून से बड़ा था। लिहाजा गैंग में जब तक मानसिंह जिंदा था, गैंग में सूबेदार सिंह, बेटा तहसीलदार सिंह, भाई नवाब सिंह, लाखन सिंह, रूपा पंडित, हुजूरी, फिरंगी, सब एक से एक बड़े थे। लेकिन कौन होगा मानसिंह के बाद, ये तब तक तय नहीं हो पाया जब तक कि मानसिंह अचानक निशाना बन गया। अब चंबल में 800 वर्ग मील का जो इलाका था जिसमें बादशाह चलती थी, उसका बादशाह कौन हो। लेकिन तभी बीहड़ों में ऐलान हुआ कि मानसिंह गैंग का नया मुखिया कोई और नहीं बल्कि रूपा पंडित होगा। मानसिंह के बदले रूपा महाराज। चंबल में किसी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि रूपा मानसिंह के गैंग की बादशाहत बनाए रखेगा या नहीं, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा रूपा पंडित में था। रूपा पंडित निशानेबाज था और चूँकि उनके परिवार का वो था। लेकिन रूपा महाराज ने मानसिंह के गैंग को और भी खतरनाक बना दिया। चूँकि मानसिंह तमाम उनमें, हालांकि मानसिंह की जो लड़ाई थी, मानसिंह राजपूत
और जो लड़ाई थी वो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन मानसिंह के गैंग में ब्राह्मण लोग ज़्यादा थे। इसके बाद जो अलग बात ये भी थी कि मानसिंह ने तल्फी राम के परिवार के अलावा किसी ब्राह्मण की जो अलग से जिससे दुश्मनी नहीं हुई या पुलिस का कोई मुखबिर नहीं था, कोई हत्या नहीं की थी। वो जो तमाम जो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो ब्राह्मणों का सम्मान किया करता था, उनसे पैर पूजा करके उनको जाने दिया करता था। लेकिन चंबल में रूपा महाराज की एंट्री कैसे होती है, इसको शुरू करते हैं। रूपा महाराज अपने गैंग की बादशाह, पहले मानसिंह का बदला लेना था। रूपा महाराज ने मानसिंह के गैंग के बाद मौत के बाद गैंग को बहुत खतरनाक बना दिया। पहले मानसिंह की मौत का बदला और फिर अपने गैंग की बादशाहत बनाने की हवस ने रूपा महाराज को चंबल के कसाई में भी तब्दील कर दिया। एक ऐसा डकैत जो न कत्ल करने से पहले सोचता था न कत्ल करने के बाद। चंबल में बेखौफ रूपा अपने बारे में कहा करता था, चूँकि उसका निशाना बहुत तेज़ था और किसी से डरना उसके स्वभाव में नहीं था। तो रूपा कहा करता था कि जब रूपा का एनकाउंटर होगा तो रूपा की लाश अकेली होगी, लेकिन उस लाश के आसपास कई ट्रक पुलिस वाले होंगे। ये चंबल की एक कहावत थी जो खूब हवा में गूंजती थी जब चंबल में रूपा पंडित राज करता था। एक के बाद एक कत्ल की जगह फिल्मी इस पूरी रूपा पंडित की कहानी में आपको एक दोस्ती भी देखने को मिलेगी। अगर आपको बहुत शौक है इस तरह का तो आप आज ही नेट पर जाकर कच्चे धागे फिल्म देख सकते हैं। वो फिल्म रूपा की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी है। वो ओरिजिनल जगह भी है उस फिल्म में, अगर आप जाएंगे तो कई शूट वहीं के हैं जो नगला पोरसा और उसके आसपास के हिस्से में हैं। उन तमाम कहानियों की तमाम चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अचूक निशानेबाज, एक गोली, एक शिकार, चंबल में 150 से ज़्यादा कत्ल, सैकड़ों की तादाद में डकैतियाँ और न जाने कितनी पकड़ के साथ रूपा मध्य प्रदेश पुलिस की लिस्ट में G1 E1 यानी पहला एनिमी नंबर 1 था। चंबल में डकैतों का नाम निशान मिटाने वाले मध्य प्रदेश के पुलिस जो रुस्तम जी की डायरी में उन्होंने उसको लिखा था हैज़ल्ड आई मॉन्स्टर, यानी ब्लू आई वाला एक शैतान। और अब दुश्मनों को निपटाने में किसी हद तक पहुंचने वाले रूपा ने चंबल के सबसे तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर से दोस्ती भी कर ली। ये भी एक कहानी है कि टी क्वीन, जिसको हिंदुस्तान के जो मुखबिरों का बादशाह एक तरह से कहा जाए, वो पुलिस ऑफिसर जिसको नागपुर से लाया गया था, रिजर्व इंस्पेक्टर से रिटायर्ड होना DIG तक। लेकिन उस कहानी में भी कई सारे ट्विस्ट हैं, इसीलिए ये कहानी अभी सबसे अलग कहानी इसलिए हो जाती है कि रूपा एक तरफ तो मानसिंह के गैंग की, यानी मानसिंह के परिवार में उस गैंग को संभालने वाला कोई नहीं बचा था, तो रूपा पंडित ने संभाला। लेकिन रूपा ने उस गैंग को अपने से नहीं मानसिंह के नाम पर चलाया। और दूसरा कि रूपा के साथ उस समय एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ लाखन सिंह अब उसका दुश्मन बन चुका, सबसे बड़ा दुश्मन। अलग अलग गैंग हो चुके, एक तरफ एक गैंग ठाकुरों के गैंग को संभाला रूपा पंडित ने और दूसरी तरफ लाखन सिंह खड़ा हुआ, वो दूसरे गैंग में जाकर खड़ा हुआ। और इन सब के बीच में जिसको स्पेशल अधिकारी को लाया गया था टी क्वीन, वो एक अलग कहानी थी। यानी वो आया हुआ टी क्वीन अधिकारी उसने जिसको टेरेंस क्वीन जिसका पूरा नाम था, उसने इस कांटे से कांटा निकालने की कोशिश की थी। और वो एक तरह से ये पूरी कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो एक बेहतरीन हिंदी फिल्मों की फिर कहानी बनी। सबसे ज़्यादा पुलिस वालों को अपनी गोलियों का निशाना इसी ने बनाया, रूपा पंडित ने। चंबल में ऐसी दुश्मनी का दूसरा अपने जिजमान मानसिंह की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी मानने वाला रूपा का एक किस्सा चंबल में सदियों तक बहता रहेगा कि आखिर रूपा पंडित चंबल के बीहड़ों में कैसे कूदता है। खेड़ा राठौड़, ये नाम आपको याद होगा, ये नाम आपको ऐसा लग रहा हो क्योंकि जो भी आदमी चंबल की कहानी जानता है वो जानता है खेड़ा राठौड़ कहाँ है। जब आप इस गांव के अंदर जाते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया, पहले आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर के बाद फिर आप उस गढ़ी की तरफ जाते हैं जो गेट अब ढहा हुआ खड़ा है, इसके अलावा उस गढ़ी में कुछ नहीं है। फिर आप जब ये पूछते हैं तमाम लोगों से जाकर कि आखिर रूपा पंडित का घर कौन सा है, क्योंकि रूपा पंडित का घर उसी के सामने, यानी जहाँ मानसिंह का घर था और उसके घर के बाहर निकलकर जो कुआं, जिस कुएं को लेकर जहाँ से शुरू हुआ ये चंबल की सबसे खतरनाक कहानियों का दौर। क्योंकि अगर आप चंबल के इन तमाम डाकुओं की कहानी जिनको हम बता रहे हैं, जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं उस कुएं से जुड़ता है, क्योंकि वही तमाम मानसिंह के गैंग से निकले हुए डाकू बाकी तमाम तबाहियाँ या चंबल के बड़ी कहानियों के बड़े नायक बने। अब ये जो जब आप जाके देखते हैं तो वहाँ मिट्टी के कई टीले दिखाई देते हैं। शायद ही कोई आदमी ये समझ पाए कि इसी में से एक टीला ये जो है जहाँ से एक आवाज़ गूंजती थी, क्योंकि चंबल में जब भी मानसिंह का नाम गूंजता था तो एक आवाज़ अपने आप फट पड़ती थी, वो थी रूपा पंडित की आवाज़।
मान सिंह की गढ़ी के सामने जो छोटा सा कभी घर हुआ करता था वो रूपे पंडित का घर था। अगर आप जाएंगे, लोग उनके पिता का नाम नहीं बताते, लेकिन वो कहते हैं ये रूपे पंडित का घर है। यानी रूपा महाराज, रूपा ब्लू आई हैज़र्ड, जो ब्लू आई मॉन्स्टर, और इसके साथ साथ रूपे पंडित। मानसिंह की गढ़ी के सामने रूपे के पूर्वज जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अगर इस कहानी को देखते हैं, रूपे के पूर्वज मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मानसिंह के पिता और बिहारी सिंह के कभी पूर्वज उनको वहाँ से पुरोहिताई के लिए लाए थे, यानी अपने यहाँ पूजा पाठ के लिए वो उस परिवार को लाए थे। और चूंकि लाकर उन्होंने कुछ ज़मीन दे दी और अपने घर के सामने वहाँ बसा दिया। इस तरह की वहाँ पहले बहुत परंपराएं हुआ करती थी, तो उनके सामने वो बसने लगा। रूपे के पंडित परिवार अब छोटी सी ज़मीन लेकर इसी के सहारे अपने दिन काट रहा था। तभी मानसिंह के परिवार की दुश्मनी तल्फीराम से शुरू होती है और ये आँच जो है अब इस परिवार पर भी आने लगती है। चूँकि छविराम रूपे पंडित के पिता का नाम था, वो उनका पंडित था, पुरोहिताई करता था। लेकिन जब मानसिंह के नाम लिखवाया गया 1928 में, जब कत्ल हुए, तो रूपा के पिता का नाम यानी छविराम का नाम भी उस कत्ल में जोड़कर उसको भी जेल में पहुंचा दिया गया। वो जेल के अंदर चला गया। मानसिंह के साथ जेल में छविराम था, लेकिन छविराम चूँकि उसका सीधा कोई डकैतियों से मतलब नहीं था, वो सिर्फ मानसिंह के साथ उसका नाम लिखाया गया था, तो वो वहीं था। और इस मामले में मानसिंह के साथ छविराम को भी आजीवन कारावास हो गई। छविराम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। छविराम की वहीं मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले छविराम ने अपने एक दोस्त मानसिंह से एक वचन लिया। मानसिंह ने कहा कि नहीं बिना वचन के, लेकिन उसने हाथ रखकर अपने बेटों के नाम पर एक शपथ ली। छविराम ने कहा कि वो रूपा का ख्याल अपने बेटों की तरह रखेगा और उसको अपना 5वां बेटा मानकर उसकी वो परवरिश करेगा। आखिर उसने वो वादा किया और उसने उस वादे को निभाया भी। अगर हम देखते हैं तो रूपा पंडित को वो अपने बेटे की तरह रखता था। उनके 4 लड़के थे। अब छविराम जेल से बाहर नहीं आ पाया, छविराम जेल में मर गया। उसके 4 लड़के थे, रूप नारायण, कन्हई, लक्ष्मी नारायण और दल्ला। बड़े तौर पर मानसिंह के परिवार पर निर्भर थे। रूप नारायण और रूपा उस समय महज 12 साल का था और छविराम की तबीयत जब जेल में ख़राब थी। एक दिन छविराम ने वचन लिया। मैंने आपको बताया छविराम का परिवार अभी सदमे में दिन गुजार रहा था कि एक और हादसा इस परिवार के साथ हो गया। उस समय तक रूपा जो है स्कूल में पढ़ता था। 12 साल का लड़का अपने स्कूल जाया करता था, आया करता था। लेकिन एक दिन जब ये छविराम मर गया तो उसके बाद पुलिस उसके गांव में पहुंची और रूपा के उस घर में आके पूरे परिवार की बेइज्जती करने, क्योंकि तल्फीराम का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, ताकत उसकी सरकारी अधिकारियों में ज़्यादा थी, जो कि उस समय तक मानसिंह के हाथ में नहीं थी। लिहाजा छविराम के मरने पर फिर एक केस के नाम पर पुलिस उसके घर आती है, छविराम के और उसके भाई मुरारी राम यानी रूपा के जो चाचा को पकड़ कर ले जाती है। और अगले दिन शाम को मुरारी की लाश गांव के बाहर मिलती है। वहाँ कुछ ही देर बाद लाश बाहरों में पड़ी मिलती है। मुरारी का किसी से झगड़ा भी नहीं था। रूपा लाश को देख कर रोने लगा और रोता हुआ वो पुलिस थाने पहुँचता है और हाथ जोड़कर दरोगाओं से उससे कहता है कि मुरारी का कत्ल, चूँकि पुलिस साथ में ले गई थी, तो आखिर कत्ल किसने किया और क्या उसके कातिलों को सज़ा मिलेगी। लोग कहते हैं कि उसका बजाय इसके उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया गया थाने से। जो दरोगा था उसने उसको लात मारी और उसके बाद बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। एक छोटे बच्चे को ये हुआ। लेकिन जब भी चंबल में किसी को कहते हैं कानून से निराशा मिलती है तो उसकी आशा बीहड़ों में सिमट आती है। और रूपा के लिए तो चंबल वैसे भी जाना पहचाना था, क्योंकि उसके पिता का दोस्त वहीं था, उसी खानदान का वहाँ वो था। तो लिहाजा वो चंबल, रूपा फिर उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। उसने स्कूल जाने के बजाय बीहड़ की उबड़ खाबड़ राह पकड़ ली और अब वो वहाँ जाकर उसी गैंग में जो मानसिंह के साथ जो लोग थे वो उनके गैंग में जाकर खड़ा हो गया। और शुरुआत रूपा ने टीले पर खड़े होकर अपने गिरोह की सुरक्षा के लिए की। मानसिंह उसको बहुत प्यार भी करता था। जब बाहर निकला तो मानसिंह ने उसको अपने लिए बिल्कुल बेटे की तरह रखा। और लेकिन देखा कि वो रूपा बहुत जल्दी गन वन चलाना सीखने लगा। बिल्कुल दिलेर सीधा आके भिड़ जाने की आदत, तो मानसिंह को लगा कि ये उसके लिए एक बड़ा एसेट भी साबित हो सकता था। रूपा निशाना बहुत तेज़ था और धीरे धीरे जब गैंग का चार्ट बनने लगा तो रूपा पंडित का नाम भी दर्ज हो गया। रूपा पंडित के तौर पर रूप नारायण और रूपा का नाम हो गया रूपा पंडित। मानसिंह के गैंग में नवाब सिंह, तहसीलदार सिंह थे, लेकिन रूपा अपनी एक पहचान अलग ही बनाने में रहा। रूपा ने अपने बाप की मौत के बाद मानसिंह को ही अपना सगा मान लिया था और उसके बाद वो उसके लिए एक इशारे पर किसी की जान भी ले लेता था और जान देने के लिए भी तैयार रहता था। रूपा भी मानसिंह की तरह ही पूजा पाठी था। वो ना कोई शराब पीना, ना किसी तरह की
महिलाओं के प्रति उसकी कोई आसक्ति थी। किसी भी वारदात से पहले वो शगन का विचार किया करता था, यानी अपने खानदानी काम को वो गिरोह में भी जारी रखता था। और यहाँ तक कि जब मानसिंह आखिरी मुठभेड़ के लिए जहाँ मारा गया, उससे पहले रूपा पंडित ने उसको उस दिशा में जाने से मना किया था। ये कहा था कि दाऊ आप उधर मत जाइए, आज का शगन उस तरफ जाने का नहीं है। लेकिन मानसिंह ने ये बात नहीं मानी और रूपा ये मानता रहा अपने मरने तक, क्योंकि रूपा भी अपना शगन नहीं देख पाया, क्योंकि चंबल में शगन नहीं, गोली कभी भी चल सकती है, आपका शगन कभी भी अपशगुन हो सकता है। तो उसके बाद होनी को न टाला गया और मानसिंह की डकैत होगी। मानसिंह के गैंग में एक और डकैत था जिस पर इतना ही नाज था डकैत पूरे गैंग को, और वो था लाखन सिंह। दोनों एक दूसरे से होड़ करते थे। लाखन सिंह तोमर और रूपा एक दूसरे के साथ दोनों बेहद शातिर, तेज़ निशानेबाज और दोनों ही गैंग के भविष्य भी थे। ऐसे में ही मानसिंह को लगने लगा कि भाई ये कभी भी इनकी दुश्मनी दोस्ती बदल सकती है। मैंने आपको बताया कैसे एक बेटी का शादी भी की थी लाखन के साथ, और फिर एक गैंग अलग हो गया, लाखन का गैंग हो गया। रूपा मानसिंह के साथ रहकर वारदात करने लगा, मानसिंह मारे गए। उसके बाद मानसिंह के बाद रूपा पंडित, अब रूपा पंडित ने गैंग की कमान संभाल ली, नया गैंग बनाया और गैंग की कमान संभालते ही अपने तमाम दुश्मनों से हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। लाखन सिंह का गैंग भी बड़ा गैंग बन चुका था। पहले तो मानसिंह की मौत के बाद इनको बुलाकर सुलह सफाई की गई कि आप ये दोनों मानसिंह के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, लिहाजा आपस की दुश्मनी नहीं हो। लेकिन चंबल में एक तरफा बादशाहत चाहता था रूपा पंडित, और उधर लाखन भी अपने सामने किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। लिहाजा इन दोनों में शुरुआत हो गई, दुश्मनी बढ़ती चली गई। और पहले लाखन ने कुछ लोगों को परेशान किया, फिर रूपा ने लाखन के लोगों को मारना शुरू कर दिया और दोनों गैंग का आमने सामना भी होने लगा। लेकिन रूपा का अचूक निशाना और दिलेरी लाखन सिंह पर भारी पड़ती थी। लाखन के लोग आसानी से, लेकिन लाखन बच निकलता था, और लोग इसलिए भी पीछे हटते थे लाखन के गैंग के लोग, क्योंकि ये मानसिंह का गैंग था और उसमें बहुत सारे लोग अभी भी उनके दोस्त या रिश्तेदार थे। लिहाजा ये गैंग में कभी फाइनल नहीं होने की कोशिश की। चंबल में रूपा ने मानसिंह की तरह ही दरबार लगाना शुरू कर दिया। अब वो दरबार लगाया करता था बाकायदा जैसे मानसिंह, और उसमें जो वो कहता था वही कानून होता था। लोग आने लगे, आसपास के गांव से लोग वहां आकर अपने फैसले भी करने लगे, और इन पूरे इलाकों में चंबल में रूपा का कहा कानून बन गया। रूपा हर किसी का इंसाफ अपने अंदाज में करता था। उसके फैसले के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता था उसकी सज़ा मुकर्रर थी। चंबल में गोली की आवाज़ आती थी और उसके बाद एक चीख, और उसके बाद वो कानून का फैसला मान लिया जाता था। यानी रूपा पंडित का किया गया कानून ये फैसला हुआ करता था। अब ये जब मानसिंह की मौत हो गई तो उसके बाद उसके दुश्मनों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि एक बेटा जेल के अंदर, दो मारे जा चुके, और दो बेटे मारे जा चुके, एक जेल के अंदर था। अब तीसरा बेटा उसी मुठभेड़ में उसके साथ मारा गया, यानी भाई नवाब सिंह फरार। तो अब उनके दुश्मनों को लगा कि ये बहुत बेहतर मौका है, लिहाजा उन्होंने दिवाली के दिन उस पर हल चलाना शुरू कर दिया। और रुक्मणी ने किसी के माध्यम से ये बात, रुक्मणी देवी ने ये बात रूपा पंडित तक पहुंचाई। अब मानसिंह के दुश्मन दिवाली का त्यौहार जोरों शोरों के साथ मना रहे थे, पटाखे चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पटाखों के बीच में गोलियों की आवाज़ आने लगी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या आवाज़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये साफ हो गया कि ये मौत के पटाखे थे जिसको रूपा ने मानसिंह के दुश्मनों के जिस्म में बेध कर चलाई गोलियां थी। और ये लोग 7 लोगों को उस रात भून दिया गया, और रूपा महाराज ने ऐलान कर दिया कि जब तक वो जिंदा है मानसिंह के परिवार की तरफ आंख उठाने वालों को गोलियों से भून दिया जाएगा। ये आलम था कि बुरे वक्त में पूरी आर्थिक मदद मानसिंह के परिवार को रूपा पंडित ही किया करता था। रूपा का आतंक चंबल में फैलता जा रहा था। रूपा के गैंग में 35 से 40 लोग शामिल थे, और पुलिस के मुताबिक उसमें से हर एक का खर्च 200 रुपया होता था, और ज़्यादातर ये पैसा उसका दूध और बादाम और इन सब खाने पर खर्च हुआ करता था। गैंग के पास सबसे अत्याधुनिक हथियार थे, उस वक्त के हिसाब से सबसे अत्याधुनिक हथियार थे। टेलीस्कोपिक राइफल तो जो है रूपा का एक पहचान बन चुकी थी। उसके गैंग के पास दूरबीन, हैंड ग्रेनेड, TMC, ब्रेनगन, वायरलेस सेट तक थे। रूपा ने दशकों तक पकड़ की और उनसे लाखों रुपया इकट्ठा किया, और पुलिस रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। गैंग अपहरण करता, रूपा का नाम घर तक पहुंचता, घर वाले पैसे पहुंचा दिया करते थे। एक बार चंबल के एक गांव में शुरुआती दौर में जब पकड़ की गई तो एक लड़के का अपहरण किया, तो उसके बाप ने पुलिस को ये सूचना पहुंचा दी।
अब ये सोचना पहुँचाने के बाद जहाँ चंबल में रूपा को जाना था पैसे लेने के लिए, रूपा तक इस खबर आ चुकी थी, लिहाजा रूपा वहाँ नहीं पहुँचा। और रूपा नहीं पहुंचा, किसी तरह उसने उस लड़के के पिता को भी एक डिकॉय भेजकर अपने जाल में फंसाया और उठा लाया। उसके बाद चंबल में उनको इतनी यातना देकर दोनों बाप बेटे को मारा गया कि ये कहानी चंबल के गांव-गांव तक पहुंच गई। उसके बाद किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि वो अपहरण के बाद फिरौती देने से पहले पुलिस को सूचित कर दे या फिरौती देने के बाद पुलिस के सामने चू कर सके। कई बार पुलिस अधिकारियों को ये मालूम होता था कि इसके बेटे का अपहरण हुआ, लेकिन जैसे ही पूछते थे वो कह देता था कि नहीं, मेरे बेटे का अपहरण नहीं हुआ, वो तो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ है। लिहाजा पुलिस मजबूर होकर कुछ नहीं कर पाती थी। चंबल का नाम अब पुलिस चंबल में रूपा महाराज का नाम गूंज रहा था, लेकिन रूपा और दुश्मनी की एक तरफ तो रूपा की बंदूकें गरज रही थी, तो लाखन सिंह भी नाको चने चबवा रहा था। लगातार डकैतियां, कत्ल की वारदात से पुलिस हैरान परेशान थी। ये बातें विधानसभा से लेकर दिल्ली तक के अखबारों में छपने लगी थी। लगातार पुलिस थी, लेकिन अब बार बार जब भी चंबल में इन गैंग के बीच में झड़प होती थी या जो दूसरे लोगों पर डकैती डाली जाती थी, तो ये खबर बड़े आराम से अखबारों में छप जाती थी। इसी बीच में चंबल में रूपा महाराज ने ये दावा किया, अपने जो अपना डेप्यूटी बना उसका, वो भी लोकमन दीक्षित यानी लुक्का जिसको कहा गया, वो भी तहसीलदार सिंह का दोस्त और एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। वो बहुत ही खतरनाक और गुस्सेबाज डाकू था, लेकिन वो पूरी तरह से अपने नियम कायनों को मानने वाला डाकू, यानी जो नियम उसने बनाए मान सिंह ने, उसी नियमों पर चलने वाला डाकू लोकमन दीक्षित भी था। और अब जब ये पूरा का पूरा इलाका होने लगा तो एक दिन उसने कसम खाई। रूपा ने उसके सामने लोकमन को कहा, ये कहानी लोकमन की भी कहानी है, क्योंकि लोकमन वो डाकू था जिसने गैंग के सरदार होते हुए भी समर्पण किया था, विनोबा भावे के सामने समर्पण किया था। और वो लगभग 14 डाकुओं के साथ किया गया समर्पण चंबल के सबसे खतरनाक डाकुओं का समर्पण था। मान सिंह के पूरे गैंग को उसके बाद खत्म हुआ गैंग था, और उसमें तहसीलदार सिंह जो मान सिंह का बेटा जो जेल में था, उसकी भी एक बड़ी भूमिका थी। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो अब लोकमन दीक्षित को उसने वादा किया था कि वो पहले लाखन को निपटा देगा, उसी के बाद मरेगा। यानी रूपा पंडित ने कहा कि वो पहले चंबल से लाखन का नाम मिटा देगा, उसके बाद चंबल उसको भूल पाएगी। लेकिन लाखन हर बार बच निकलता था। उन्होंने कई बार गैंग टकराए। लाखन सिंह से अब चंबल में बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसको करक खींचती थी। चंबल के किस्सों में एक बार ये भी मशहूर है कि 1946 में जब पूरे कोलकाता में हिंसा और वो थी, उस वक्त भी रूपा पंडित वहाँ घूमने गया था, और जब वापस लौटा कुछ महीनों बाद तो मान सिंह ने पूछा कि वहाँ तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने 1 दर्जन लोगों का कत्ल किया। रूपा पंडित को बहुत ही ज़्यादा वहशियत थी। लोग कहते हैं कि वो हर समय उसको मारने का एक जुनून सवार हुआ करता था। वो बाहर निकलता था, गोलियां चलाता था, और अगर उसको मारने के लिए अपने दुश्मन नहीं मिलते थे तो वो जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन हर वक्त उसके जो उसकी उंगलियां हैं वो गोलियों में चलती थी और गोलियां रहती थी। और बाप का कत्ल करके और बहुत सारी ऐसी माना जाता है कि उसने चंबल में सैकड़ों पकड़ की थी और लाखों रुपया है। ऐसे में इस रकम का रूपा क्या करता था, ये सवाल भी पुराने अधिकारियों की डायरी में मिलता था। बाप का कत्ल करके उसके पैसे बेटे को थमा देने की सनक थी यूपी को, जो उसके मान सिंह को थी, उसी तरह से ये करता था। बाप का कत्ल करने के बाद बेटे को बुलाकर पैसे दे दिया करता था। कहता था कि तेरे बाप से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन तू अपना घर इससे चला और इसके बाद अपने घर शांति से रहे। इस तरह की बहुत कहानियाँ जो अमूमन इस तरह के डाकुओं के साथ चलने लगती हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का भय नहीं होता। जो मन करता है वो उस समय करते हैं। उनका डर उतना ही होता है कि कोई एनकाउंटर ना हो। मध्य प्रदेश में पुलिस ने अब जब पुलिस अधिकारियों ने कहा, और बाकायदा ये पूरी टीमें बन चुकी, 4000 पुलिस फोर्स अब चंबल के अलग अलग हिस्सों में ढूंढ रही थी। लेकिन पुलिस ने कहा 1958 में रूपा का इस साल में आखिर तक सफाया कर देगी, और रूपा ने इस बात का जवाब अपने अंदाज में दिया। 31 दिसंबर 1958 की रात मध्य प्रदेश में और राजस्थान में छोटे 2 अलग अलग गांव से 4-4 लोगों को पकड़कर रूपा पंडित ने गोलियों से उड़ा दिया। उनसे उसका कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ पुलिस की बात का जवाब देने के लिए रूपा पंडित ने उन 8 लोगों का कत्ल कर दिया। थोड़ी देर बाद ये रूपा ने पुलिस का जवाब दिया। मध्य प्रदेश की पुलिस डायरियों में रूपा और लाखन G1 जी गैंग या E1 और E2 के गैंग में दर्ज हो चुकी थी। पुलिस किसी भी कीमत पर सफाया करने चाहती थी। इसी बीच में अपने दुश्मनों की हवेली जलाकर लाखन ने और भी बड़ा किताबों में और अखबारों में सुर्खियों में नाम ले लिया था। ऐसे में सरकार ने सबसे पहले लाखन का सफाया करने के लिए
एसएएफ की पूरी स्पेशल जो हम लोगों ने बताया था जो बनाई गई टीम थी, कई बटालियन पुलिस अधिकारी टी क्वीन के नेतृत्व में लाखन के गांव नगरा में उतार दी। नगरा पोरसा एक गांव है, जब आप जाएंगे मुरैना का, ये भी बीहड़ों के अंदर बसा हुआ गांव है, और यहाँ जो भी लोग जाना चाहेंगे वो देखेंगे कि उस गांव की लोकेशंस किस तरह की है। क्योंकि आज भी चंबल में बहुत ज़्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी, अभी अब कुछ होने लगी है, क्योंकि अब वहाँ डाकुओं का वो आतंक खत्म हो गया। वरना जो कटाई थी जब पड़े, अभी भी आपको वहाँ वो खूबसूरती दिखती है जंगलों में। तो आप उन गाँव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अलग जगह है। टी क्वीन किसी भी तरह लाखन का सफाया करना चाहता था, तो उसने लाखन के अब कांटे से कांटा निकालने की एक कोशिश की। अब एक बीच में एक मुखबिर का परिवार था जो जिसका रिश्ता रूपा पंडित के शरण देने वालों में था। चूँकि पुलिस उस समय तक ये डायरिया निकाल चुकी थी कि कौन किसको शरण देता है, कहाँ किसके पास रहता है, पुलिस पकड़ने के लिए उन पर नज़र रखती थी और उन्हीं के सहारे अपनी मूवमेंट किया करती थी, उन्हीं मुखबिरों के सहारे। लेकिन टी क्वीन ने इस मुखबिर के सहारे कोशिश की कि वो एक नई कहानी कर सके, और फिर लोग कहते हैं कि इसी के साथ टी क्वीन ने उसके साथ रूपा पंडित के साथ संपर्क साधा। एक जगह रूपा पंडित के साथ संपर्क साधा, और चूंकि रूपा पंडित का भी लक्ष्य एक था और टी क्वीन भी सबसे पहले लाखन का सफाया करना चाहता था, लिहाजा दोनों का दुश्मन एक था तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो, उस अंदाज में ये कहानी आगे बढ़ी। और रूपा पंडित ने इसको एक अच्छा मौका माना और उसने कहा कि अब वो जो है इस तरह से मदद करके लाखन को ख़त्म करा देगा। टी क्वीन रात दिन छान रहा था, उसने मुखबिर तंत्र किया, उसको ना तो लाखन का सुराग मिल रहा था ना रूपा का। टी क्वीन ने ये मैंने जो आपको बताया कि मुखबिरों के रिश्तेदारों को टॉर्चर किया, उन्हें मजबूर कर दिया कि किसी तरह से। हाँ, इसी बीच में रूपा गैंग का जब उसको पकड़ने की कोशिश की थी तो एक हरिया डकैत था। इसी बीच में एक हरिया ने समर्पण किया, अपनी मर्जी से वो गैंग छोड़कर चला गया रूपा को बिना बताए, और उसने समर्पण कर दिया। और साथ ही साथ चूँकि वो बहुत एक्टिव मेंबर था, ऐसे में रूपा पंडित के तमाम ठिकाने, तमाम जो लोग उसको शरण देते थे, जहाँ से पैसा आता था, वो सब चीज़ें पुलिस को पता चल गई। रूपा पंडित किसी को छोड़ने में यकीन नहीं रखता था ऐसे में, तो लिहाजा उसने कोशिश की कि किसी तरह हरिया का सफाया किया जा सके। लेकिन हरिया को पुलिस ने बेहद प्रोटेक्शन में रखा हुआ था मुरैना में, वो पूरी उसके चारों तरफ एक किलेबंदी की हुई थी। ऐसे में रूपा पंडित ने उसके कुछ रिश्तेदारों को उठाया, यानी हरिया के कुछ रिश्तेदारों को उठाया और उनको बुरी तरह टॉर्चर किया। उनको जंगल में ले जाकर उनके बच्चों को और उनको सबको मारने की धमकी दी, और उस टॉर्चर के बाद उसने उनको यकीन दिलाया कि किसी भी तरह अगर उनको अपनी जान बचानी है तो उनको हरिया को निकालना होगा। लिहाजा उन लोगों ने हरिया को बुलाने के लिए एक अलग से प्लान बनाया और हरिया को किसी विश्वास में लेके एक गांव में, जो रिश्तेदारों का गांव था, जो कहा गया, हरिया अपने कुछ सुरक्षा को छोड़ के, चूँकि एक पारिवारिक फंक्शन के नाम पर वो वहाँ पहुँचा, और जैसे ही वो गांव में घुसा तो उसका सबसे पहला सामना हुआ रूपा पंडित से। इसके बाद उसको जिस तरह से टॉर्चर करके मारा गया चंबल में, उससे बहुत दिन तक उस वहशत की चर्चा रही। उसको काट कर बिल्कुल फेंक दिया गया। इसी बीच में रूपा, इस दोस्ती से पहले, टी क्वीन के बीच में दोस्ती से पहले रूपा और टी क्वीन की सीधी कई मुठभेड़ हुई। एक बार तो चूँकि टी क्वीन के आने पर रूपा पंडित मान चुका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुलिस वालों के कत्ल भी रूपा ने किए थे उस वक्त तक, तो लिहाजा उन्होंने टी क्वीन को भी मारने की कोशिश की। एक बार तो वो फंस गया टी क्वीन, और एम्बुश किया जैसे ही उसने, तो मुरैना के जंगलों में घूमते हुए टी क्वीन के ड्राइवर थापा ने पूरी की पूरी गाड़ी बैक गियर में मिला दी। पूरी की पूरी उसने गाड़ी कई किलोमीटर तक बैक गियर में चला दी, चूँकि सामने उन डकैतों ने घेरा हुआ था और आगे कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह से टी क्वीन अपने ड्राइवर की वजह से बच निकलने में कामयाब हुआ। एक के बाद एक दोनों गैंग को ठिकाने में तो कांटे से कांटा निकाला जाए। मैंने बताया कि रूपा को हाजिर, उसने कहा था कि अगर रूपा लाखन का कत्ल करा देता है, लाखन को साफ करा देता है, तो रूपा पंडित को वो हाजिर करा देगा, यानी समर्पण कराकर उसकी जान बच जाएगी, और इस तरह से वो कर देता है। अब टी क्वीन को सूचनाएं मिलने लगी। पुलिस के पोरसा इलाके में लाखन सिंह की सटीक मुखबरी पुलिस को दी। सैकड़ों पुलिस वाले पोरसा के जंगलों में उसकी लोकेशंस को पकड़ने लगे, और किस्मत ने लेकिन लाखन का साथ दिया। उस वक्त जब लाखन की तलाश करते करते पुलिस पहुंची थी, तो रास्ते में ही उसका पुतली बाई के साथ एक एनकाउंटर हो गया, जिसमें उसके साथ 13 डकैत मारे गए थे। वो एक अलग कहानी हम आपको बताएंगे, और लाखन मौके का फ़ायदा उठाकर निकल गया।
इस पूरी घटना के बाद भी टी क्वीन की काफ़ी किरकिरी हो गई और चूंकि टी क्वीन और रूपा पंडित की दोस्ती की कहानियां अब अखबारों में भी चलने लगी और ये तक कहा जाने लगा टी क्वीन चंबल के साथ सबसे खूंखार डकैत के साथ दोस्ती। मीडिया टी क्वीन को ZO यानी जोनल ऑफिसर कहा जाता था, लेकिन पूरे इस इलाके में जो इन दोनों की दोस्ती के चलते हर आदमी ZO रूपा नंबर 1, ZO1 रूपा और ZO2 टी क्वीन को कहा जाने लगा। और अब अगर हम लोग पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देखें, चूँकि चंबल में कहते हैं कि चंबल का पानी भी ये तय कर देता है कि अब इस डाकू का जो जुर्म का पैमाना है वो भर चुका है, लिहाजा इसका भी पैमाना भर चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अक्टूबर 1959 का दिन था। टी क्वीन ग्वालियर के रास्ते से महवा गांव में रुका। इसी बीच महवा थाने में रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि G1 गैंग की आमद उस जगह होने वाली है। रूपा का गैंग वारदात के लिए लाखन के गांव नगरा की ओर जाने वाला है और गैंग की कुछ मील दूर है। टी क्वीन ने इसी दूर में कुछ 9 बटालियन का इंतजाम कर लिया। इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया। 2 बटालियन नगरा की तरफ, 2 बटालियन महुआ की तरफ, 2 बटालियन काली आरोली और एक बटालियन उद्योतगढ़ और पोरसा भेज दी गई। तो आप इस को समझ सकते हैं कि चारों तरफ से उस पूरे इलाके को कवर कर दिया गया बटालियंस के सहारे। अब क्वींस ने 6 बटालियन के साथ मार्च किया। बियड से और चंबल के बीच में घेराबंदी कर ली। पुलिस जैसे ही कुछ आगे बढ़ी तो गैंग के पहरेदार, जिसे आउटपोस्ट कहा जाता है, ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पुलिस के कुत्ते आ गए, भागो। गोलियां चलने लगी। पुलिस ने आवाज़ को निशाना बनाकर 28 ग्रुप बनाकर एक के बाद एक कई घेरे, यानी 28 घेरे, ताकि डाकू अगर एक घेरा तोड़ के आगे बढ़े तो भागे। लेकिन रूपा पंडित ने जब देखा, पहले तो उसने गुस्से, वो उस समय निकल सकता था। लोग कहते हैं कि उसके पास इतना समय था कि शायद वो निकल जाता, लेकिन उसका गुस्सा और उसका जो दुस्साहस था वो उतना ज़्यादा था कि उसने पहले उन पर फायरिंग की, लेकिन वो जल्दी समझ गया कि यहाँ से निकल भागना होगा। उसने अपने गैंग को 3 हिस्सों में बांटा ताकि वो तीनों अलग अलग तरफ भागे और पुलिस को बांट सके। और राजस्थान, चूँकि वहाँ से चंबल आगे थी और उससे 3 तरफ रास्ता निकलता था, वो राजस्थान की तरफ भागना चाहता था, लेकिन आधा किलोमीटर पहले ही वो भागा, उसने उस गैंग रास्ता तोड़ दिया। उसका दूसरी पुलिस पार्टी से सामना हुआ। पुलिस जमादार बालम सिंह ने अपनी रेंज में दिख रहे 3 लोगों पर अचानक में टॉमी गन से गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों के साथ चीखने की आवाज़ हवा में गूंजी, फिर शांत हो गई। रात का वक्त था। ऑपरेशन रोक दिया गया। अल सुबह जब तलाश शुरू हुई तो कुछ दूर जंगल में एक लाश मिली और जैसे ही उस लाश को देखकर पूरा खुशी के मारे टी क्वीन ने उसको पलटा तो दिखा कि नहीं, ये तो रूपा पंडित नहीं, उसका राजा राम जो सहयोगी था, राइट हैंड, वो राजा राम था। पुलिस पार्टी लौट रही थी कि लेकिन तभी एक और खून के निशान दिखाई दिए। निशान के पीछे जाने के बाद गोलियों से छलनी एक लाश मिली और लाश की पहचान के साथ ही टी क्वीन खुशी के साथ नाचने लगा, क्योंकि लाश किसी और की नहीं, चंबल में मानसिंह के बाद सबसे बड़े डाकू रूपा पंडित की थी। हालांकि चंबल के किस्सों में कहानी कुछ और तरीके से कही जाती है। इसके मुताबिक टी क्वीन ने लाखन को मार पाने में नाकाम रहने पर रूपा का ही काम तमाम करने की ठानी। उधर रूपा को टी क्वीन पर पूरा विश्वास था, लिहाजा टी क्वीन के बुलावे पर वो गैंग को छोड़कर सिर्फ राजा राम को साथ लेकर महुआ तक आया और हथियार चूँकि पहले दे चुके थे वापस, और जैसे ही वहाँ वो टी क्वीन तक पहुँचा तो उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसको अगले दिन एनकाउंटर किया गया। लेकिन चंबल में कहानियाँ तो अलग अलग चलती हैं और कहानी का अंत अगर एक ही है कि इस समय चंबल का एक सबसे बड़ा आतंक पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। और इस मुठभेड़ की सूचना मिलने पर KF रुस्तम जी ने अपनी टेबल में लगे हुए एक चार्ट से G1 गैंग का नाम पर कांटा लगा दिया और उन्होंने कहा ये एंड ऑफ जो ब्लू हैज़ल्ड आई मॉन्स्टर का, यानी एक नीली आंखों वाले शैतान का कत्ल था। इसके साथ एक दो मुझे लगता है कि कुछ किस्से इसके और भी हैं। हालांकि कहानी ख़त्म हो गई लेकिन किस्से बने रहते हैं। हम लोग एक डाकू के पास, उसके बाद लौटना शायद मुश्किल है। आप इस रिकॉर्ड को फिर शायद कहीं और इस तरह ना सुने तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और बता दूं कि किस तरह से पुतली बाई भी इस गैंग में आना चाहती थी, लेकिन उसने उसको नहीं माना। रूपा सेखी खोरा था, उसने अकारणीय लोगों के कत्ल किए, जो वो दिखाने के लिए करता था कि उसने 150 के करीब कत्ल किए। इतनी संपत्ति को कैसे खर्च किया, लेकिन रूपा के बाद रूपा और लाखन की दुश्मनी। एक दिन रूपा ने लाखन से, क्वीन का मुख्यालय मगरा में था, मैं आपको बता चुका। अगले दिन सुबह कमांडेंट घाड़ी में था जहां मेरा संपर्क वहां कुछ नामी पिपरई गांव का था। हाँ, एक और उसने बताया था कि किस तरह से रूपा की मौत के बाद
अगर कोई और भी रोया था तो वो रुक्मणी देवी थी, क्योंकि वो उसको अपने बेटे की तरह मानती थी। रोने वालों में लश्करी का बेहड़ी चंबल के अंतर में, खैर इसमें बहुत सारी कहानियाँ अभी और भी हैं, लेकिन एक तरफ सबसे बड़ी कहानी यही है कि G1 का सबसे पहले खात्मा हुआ। तो ये कहानी आज हमने रूपा पंडित की कहानी सुनाई। अगली कहानी के लिए फिर इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।